whenever you are making a heading, किसी भी समय अपने दिमाग में चीजों को वर्ड बाय वर्ड तोड़ा करो। यहाँ डुअल नेचर का मतलब क्या है कि एक ही चीज एनर्जी की तरह या वेव की तरह बिहेव करेगी। बेटा जो वेव मोशन में है ना, मतलब जो एनर्जी मोशन में, उसको हम वेव कहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच लो, ये जस्ट एनर्जी समथिंग समथिंग। तो एक एनर्जी और वही पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे, इसे डुअल नेचर कहते हैं। कि कभी वो एनर्जी है, कभी वो पार्टिकल है। बट यहाँ पे क्या बोला गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर। यानी कभी कभी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल, हेडिंग पे ध्यान दो बेटा। कई बार सब एटॉमिक पार्टिकल्स या जो छोटे वाले पार्टिकल होते हैं, अगर ये छोटे पार्टिकल्स को हाई स्पीड मिले, हाई स्पीड मिले, तो इनका बिहेवियर बिल्कुल वेव की तरह हो जाता है। तो ये कहते हैं मैटर वेव। मतलब कई बार हम देखते हैं छोटे पार्टिकल्स में, छोटे पार्टिकल इन हाई स्पीड, उनमें बड़ी ऐसा बिहेवियर होता है जो सिर्फ वेव दिखाता है। अभी मैं बता रहा हूं अंतर क्या होता है। बेटा वेव और पार्टिकल में अंतर होता है बेटा, ठीक है। लेकिन हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि छोटे पार्टिकल्स में अगर तेज स्पीड आए तो वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेडिएशन में। यहाँ पे मेन हेडिंग पढ़ोगे तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब बेटा यहाँ वेव है, जो सन से लाइट आ रही है एग्जांपल के लिए, यानी जो भी वेव्स हैं, कई बार हमें वो ऑब्जर्वेशन में मिलेगा कि वेव भी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो कोलिजन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बेटा, एक प्रॉपर्टी सोच लो। अब जैसे मुझे कैसे पता लगा कि पार्टिकल मेरा वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमने देखा पार्टिकल सीधे ना जाके ऐसे फैल रहा है, जैसे एनर्जी फैलती है ना बेटा। देखो बेटा, अगर मैं एक बल्ब जलाता हूं तो उसकी रोशनी वॉल्यूम फॉर्म में फैलती है, फ्लक्स की तरह निकलती है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर हम कभी इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड देते हैं, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा, कि पार्टिकल अपना पाथ चेंज करके फैल रहा है पूरा। उसको सीधे तुमने भेजा था, बट वो ऐसे फैल रहा है चारों तरफ। तो हमें इलेक्ट्रॉन में यही बिहेवियर दिखता है, या डिफ्रैक्शन देख लो। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। अगर मान लो आपसे कभी पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा था कि एक एक्सपेरिमेंट होता है डेविसन जर्मर, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया है। वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब बहुत हाई स्पीड से भेजा गया तो देखा कि इलेक्ट्रॉन का पूरा एक डिफ्रैक्टेड पैटर्न दिख रहा है, फैल जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि तुम बस नाम याद रखो बेटा, डेविसन, स्पेलिंग गलत हो सकती है, जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्या बेटा आप लोग हेडिंग के साथ फेमिलियर हो गए? अब चैप्टर में घुसे। हमने क्या देखा, चाहे वो पार्टिकल हो चाहे वो एनर्जी हो, दोनों ही एक दूसरे की तरह बिहेव करते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है बेटा। ये हेडिंग क्लियर हो गई? सर हाँ बेटा बताओ। सर डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या था? बेटा वो बस इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन दिखाता था। इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन फैल जाता है सीधे। अगर तुम उसको सीधे भी भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे ऐसे होने लगती है वेव की तरह। आपने उसको थ्रो किया सीधे और वो पूरा एक डिफ्रैक्टेड पैटर्न बनाता है। क्या आपको थोड़ी सी बात समझ आई बेटा? यस सर। कहानी इतनी छोटी सी है कि हमने लाइट अंकल को पकड़ा और बोला ए लाइट, तुम मुझे बताओ कहाँ तुम मैटर की तरह बिहेव करती हो। वो चिल्लाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट बोली भाई देखो, मैं एनर्जी हूं दैट इज ट्रू, बट मैं कोलिजन भी कर सकती हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो हमें मानना पड़ा कि भाई लाइट, तुम तो दोनों काम कर सकते हो। उसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन को बोला कि जर्मर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये दिख गया कि इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करता है एज ए वेव एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आई? देखो दोनों के लिए हमें प्रूफ करना था, मैटर के लिए भी और रेडिएशन के लिए। रेडिएशन के लिए हम जानते हैं कि वो वेव है, बट जैसे ही वो कोलिजन कर ली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देखेंगे उसने कोलिजन किया, हम चिल्ला दिए दोस्त तुम तो डबल रोल में हो। और वही काम हमने मैटर के साथ भी किया। हमने इलेक्ट्रॉन को देखा कि भाई तुम भी तो वेव की तरह डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हो, तो हमने उसके लिए भी एक इक्वेशन लिख दी, डी ब्रॉगली इक्वेशन, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कनेक्ट करेगी। क्या मेरी बात समझ गए?
अगर आपने बस इतना हेडिंग समझ गए हो तो बेटा मैं चैप्टर के अंदर जा सकता हूँ। चले? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, बात क्या है ना, हम लोग पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखते हैं और बड़े सिंपल शब्दों में समझते हैं। नाम को तोड़ के रखो, लाइट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। व्हाट वी सॉ कि ऑन सम मेटल्स, सब मेटल्स पे बेटा इमेजिन करो कोई मेटल है। अब मेटल कैसा होता है? आप बोलोगे सर हमें नहीं पता। अरे बेटा, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहीं पे भी तुमने इतना पढ़ा होगा, मेटल का न्यूक्लियस ऐसा होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से इसका जो दोस्ती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, जिसे वैलेंस कहते हैं, ये थोड़ी कमजोर सी होती है। ये जानते हो ना बेटा? मतलब ये जो बॉन्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये वीक होता है, या ये इलेक्ट्रॉन चंचल होता है। इसको जो बुलाता है वो भाग जाता है, फ्री टाइप का बिहेव करता है। मेरी बात समझ आई? यस सर। ये एक पॉइंट वन है। और सेकंड पॉइंट आई होप यू वुड नो कि अगर हम कभी भी ये देखते हैं कि एक सबसे, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये अलग अलग शेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम क्या देखते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है। या तुम बस अभी इतना याद रखो कि ऊपर वाले के पास ज्यादा एनर्जी होती है नीचे वाले के पास से। ये बात समझ आई? अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसके पास मोर एनर्जी है। ये बात याद रहेगी बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। अब मान लो मेटल के ऊपर लाइट गिरी। ये लाइट को हम कैसे दिखाते हैं? मतलब ये वेव आ रही है, वेव, सूर्य से रोशनी आ रही है बेटा, जैसे सोचना है सोच लो। एनर्जी का फॉर्म होता है एच न्यू। सर हाँ बेटा बताओ। सर वो फर्स्ट पॉइंट और एक बार समझ। ये वाला बेटा, अरे यस बेटा कोई भी कंडक्टर हम लेते हैं ना, तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत वीक बॉन्ड से बंधा होता है न्यूक्लियस से। मतलब थोड़ा सा ऐसा रिलेशन होता है ना कि कोई से बोलेगा चलो तो ये चल देगा। ये बॉन्ड कमजोर होता है, फोर्स कम होता है इन दोनों के बीच में, मतलब इजीली ब्रेक हो जाएगा ये। और ये वीक फोर्स वाला बॉन्ड होता है किसी भी कंडक्टर के लिए बेटा, ठीक है, किसी भी मेटल के लिए ऐसा ही होता है। क्या ये पॉइंट समझ आया बेटा? यस सर। आप लोग को जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है आप लोग पूछ सकते हो। तो अब मेटल के ऊपर एनर्जी गिरी, एनर्जी गिरी तो किसी एक न्यूक्लियस के पास सोचो क्या होगा। ये न्यूक्लियस था और ये सबसे आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन। अब जब इसको एनर्जी मिलती है तो वो उस एनर्जी से कूद जाता है, मतलब और ऊपर जाता है बेटा। जितनी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो एक जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एनर्जी आई बेटा, मैं ऐसे बता देता हूँ, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो कोई वेव चल रही हो एनर्जी के पैकेट्स में चलती है। एफ, ये न्यू फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। आप लोग ये टर्म पहले कभी सुने हो बेटा? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यस सर। यस सर। हाँ बेटा, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में था। क्या बेटा? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में था। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ओके सॉरी बेटा। और ये फ्रीक्वेंसी होता है। हम्म, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और ये फ्रीक्वेंसी होता है। यहां तक नोट हो गया बेटा? अब होता क्या है, सर एक मिनट। आराम से नोट करो बेटा, ये स्टोरी की तरह तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए कि मेटल बेचारा बैठा था, अचानक से लाइट आई, लाइट उसे जंप करा दिया इलेक्ट्रॉन को। तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ठीक है, बट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ किया? व्हाट इट हैज प्रूव्ड? हाउ ए जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू डुअल नेचर। कैसे ये डुअल नेचर है? आप मेरी बात समझे बेटा? आओ देखते हैं कैसे। लेट अस एक्सप्लेन हाउ ए जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन say about a light that it also behave as a particle. We already know this is energy या light या wave है. How a jump of electron confirms that it is also a particle. बेटा नहीं, हम लोग ये पन्ना आपने लिख लिया, नेक्स्ट पन्ने पे चलें। यस सर। सी मैं तुम्हें एक सिंपल सी थ्योरी देता हूँ। मान लो मैंने एक जमीन पे खूब सारी, बेटा ये घास आप समझते हो ना, ग्रास टाइप का, जो भी आप लोग, आपने देखा ये खूब सारी घास लगी हुई है।
एक बच्चा गया और इसके ऊपर धीरे से एक बार फोर्स लगाया, नहीं टूटा। यही उतने ही अमाउंट का फोर्स इसने 500 बार लगाया, ये नहीं टूटा। दूसरा बच्चा गया, उसने झटके से इसको उखाड़ दिया, ज्यादा फोर्स लगा के एक ही बार में, वन टाइम। बेटा देखो, इसने ज्यादा एनर्जी खर्च की, इसने 500 बार थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाया, वो छोटा सा पेड़ नहीं उखड़ा। इसने एक बार झटके से उखाड़ा, उखड़ गया। अभी पहले पूरी स्टोरी सुनने रहे ना। एक बेटा, आप लोगों ने पुराना एक सीजन आता था सीआईडी, मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन उसमें एक दया नाम का कैरेक्टर है जिसपे जोक्स बनते थे पहले। दया, दरवाजा तोड़ो दया, आपने सुना है बेटा कभी? बेटा, हाँ सर। बट उसमें एक आता था ऐसे ही कुछ। तो एक बच्चे ने लात मार रहा है डेली ऐसे नॉक की तरह, ऐसे दरवाजा टूट ही नहीं रहा है। दूसरा आया, ये नॉर्मल बच्चा, आम बच्चा, इससे नहीं टूटा। देन आया दया, दया ने लात मारी, दरवाजा टूट गया। तो इन दोनों पॉइंट में मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, कई बार हम एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं। ये बच्चा 500 बार भी मारा तो ये दरवाजा नहीं टूटा, पर दया ने एक ही बार में तोड़ दिया। एनर्जी देना सोल्यूशन नहीं होता है, ये कोलिजन चाहिए, धड़ाम चाहिए, एक धक्का चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को, अगर मान लो ये लाइट सिर्फ एनर्जी होती, अगर ये लाइट सिर्फ एनर्जी होती तो मैं लो फ्रीक्वेंसी वाली खूब सारी लाइट एक साथ गिरा देता, तो भी इस इलेक्ट्रॉन को जंप करना चाहिए था। अगर सिर्फ ये एनर्जी लेके ऊपर जाता है तो चला जाता। पर हम क्या देखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक ये एक सर्टेन लेवल की फ्रीक्वेंसी से ऊपर ना हो, जिसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं, जब तक ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक पार्टिकल भी आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा। आप मेरी बात समझे? दिस इज कोलिजन ना। अगर एनर्जी का खेल होता तो एक छोटी वेव का खूब सारी वेव डाल देते, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा देते। मतलब एक मेटल के ऊपर मैं कम फ्रीक्वेंसी वाली HF कम लेके खूब सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स लेके, इसे फोटोन कहते हैं, एक पैकेट को फोटोन कहते हैं, तो खूब सारे फोटोन की बारिश करवा देता तो भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता, अगर सिर्फ एनर्जी का खेल होता तो। यानी सिर्फ वेव की बात होती है, अगर लाइट एज ए वेव बात होती तो मैं ज्यादा एनर्जी देता तो इलेक्ट्रॉन को जंप करना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तभी जंप करता है जब उसको एक लात पड़ती है हैवी फोटोन की, बड़े फोटोन की। क्या आप मेरी बात समझे? यस सर। सर बेटा आपको सर वो थ्रेशोल्ड वाला स्टेटमेंट आपने जो अच्छा, मैं ऐसे समझाता हूँ फिर से। बोला। सपोज बेटा, व्हाट वी सॉ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर मोस्ट शेल में है, एक बच्चा इसको h इंटू फ्रीक्वेंसी से बोलो 20 हर्ट्ज बोल रहा हूँ, 20 हर्ट्ज वाले इसको एक फोटोन पैकेट बोल दिया, 1 फोटोन, एक पैकेट ऑफ एनर्जी। एक बच्चे ने इस पे 15,000 भेजे, 15,000। तो यहाँ तो इस एटम को खूब एनर्जी मिल गई। फिर भी हम क्या देखते हैं, ये जंप, नो जंप कंडीशन, अभी भी जंप नहीं हुई। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूं, इसके पड़ोस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पड़ोस में एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 30 हर्ट्ज का H इंटू एफ, 30 हर्ट्ज का एक आता है और ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात अब समझ आई? अगर 15,000 हमने छोड़, हाँ सर। तो बेटा सर्टेनली इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी तो 2 कौड़ी की भी नहीं है कंपैरिजन में। अगर मैं 15,000 फोटॉन्स की एनर्जी एक फोटोन से कंपेयर करूं, बट ये 15,000 से नहीं उखड़ता है, ये एक सिंगल 30 हर्ट्ज वाले पे उखड़ जाता है। अब तुम्हें समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इट्स लाइट का बिहेवियर जी सर। एनर्जी वाइज नहीं है ओनली, ये हैवी फ्रीक्वेंसी वाला एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके उसको निकालता है। कोलिजन समझे ना, जैसे मारता है, ये सोचो। क्या ये पॉइंट थोड़ा बहुत समझ आया? तो यहां से आइंस्टीन चचा ने, आइंस्टीन अंकल ने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि लाइट वेव है ओनली। बेटा लंबी स्टोरी है, बस इतना शॉर्ट समझो। न्यूटन अंकल से सब डरते थे, वो कहते थे लाइट रे ऑप्टिक्स है, रे है मतलब पार्टिकल नेचर है। उस समय एक हाइजीन अंकल आए, हाइजीन अंकल, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव है, सब कुछ प्रूफ कर दिया।
सब प्रूफ कर दिया वेव थ्योरी के हिसाब से, बल्कि न्यूटन अंकल को भी बता दिया कि देखो जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे पार्टिकल से, मैंने वेव से एक्सप्लेन कर दिया। बट बात क्या थी, उस समय हाइजीन अंकल उतने फेमस नहीं थे, नॉट फेमस। हाइजीन अंकल सही बोल रहे थे बट ही वॉज नॉट फेमस। तो हुआ क्या, सब लोगों ने न्यूटन की बात बहुत सालों तक मानी। फिर आगे चल के जब वो हाइजीन अंकल मर गए तो उसके 30-40 साल बाद लोगों ने बोला नहीं चचा सही कहते थे, तो वेव हो गया। पहले पार्टिकल था, फिर वेव आया हाइजीन अंकल के कहने पे, फिर एक और आए आइंस्टीन अंकल, उन्होंने दोनों पार्टियों से बोला हम कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं डुअल नेचर की, तुम भी सही तुम भी सही। पर ये हाइजन वाले बोले प्रूफ करो, कैसे तुम भी सही, हाइजन तो सही है। तो ये आइंस्टीन अंकल ने बोला ऐसा नहीं है, लाइट की मर्जी, अगर उसको उसके लायक छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने ये कोलिजन वाला एग्जांपल करके समझाया और बोला देखो वेव तो हम मान ही रहे हैं, अब ये कोलिजन सिर्फ पार्टिकल कर सकता है। अब बोलो क्या है वेव, तो मतलब लाइट क्या है, तो सबने बोला वेव प्लस पार्टिकल। मेरी बात समझ गए बेटा? मैंने लॉन्ग स्टोरी को जल्दी जल्दी बता। यस सर। अब आते हैं वापस थ्योरी में। अब सिंपल सोचो, ये इलेक्ट्रॉन है और कहीं ना कहीं नीचे न्यूक्लियस होगा, कुछ तो दोस्ती है इन दोनों में, बॉन्डिंग है। ये जो लाइट आएगी इसको एनर्जी देगी, ये एनर्जी होती है बेटा एक फोटोन की। और आपको जब तक कहा ना जाए एक फोटोन अकेला काफी होता है एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए, यही हम थंब रूल लेते हैं। एक फोटोन आएगा, हाई फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एनर्जी ये जाती कहाँ है? देखो बेटा एनर्जी HF है, इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी ना, आफ्टर कोलिजन मोशन में है ना ये। बेटा हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन से सोचा करो, ये थी इनपुट एनर्जी इनिशियली, फाइनली भी यही एनर्जी होनी चाहिए, पर बढ़ती कैसे है, इसका एक पार्ट जाता है बॉन्ड ब्रेक करने में। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अब ये न्यूक्लियस पागल थोड़ी ना है कि इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम चले जाओ, कुछ तो दोस्ती है ना। तो एक एनर्जी जाती है बॉन्ड तोड़ने में, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक। ठीक है बेटा? ब्रेक द बॉन्ड, और बाकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। और सिंस हम इसमें प्योर आइडियल मान रहे हैं कि सारी एनर्जी बाकी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, तो इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। नोट कर लिया एनर्जी कंजर्वेशन स्टेटमेंट। और जब जब आपकी आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से छोटी होती है तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आप मेरी बात समझ गए? यस सर। और अगर एग्जैक्ट वर्क फंक्शन के बराबर हुई तो इतना बॉन्ड तोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बट नो काइनेटिक एनर्जी, बट नो काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो होता क्या है, अगर आपसे बोलेगा अच्छा मुझे मिनिमम बताओ कितने पे इलेक्ट्रॉन जस्ट टूटेगा, तो इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, जिसपे बॉन्ड टूट जाए वर्क फंक्शन के बराबर। अब क्या होता है, देखो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आपकी लाई गई एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है तो हम वो फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं W0/h। बेटा h की वैल्यू आप जानते हो कि बेटा मैं बताऊं? आप लगभग ये बात याद रख सकते हो बेटा, याद हो जाएगा? यस सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। कॉमन सेंस से देख सकते हो, अब मर्जी आपकी बेटा, एग्जैक्ट याद कर लेना, पता नहीं कितने पॉइंट तक रहती है ये सब काम, आप ये सब बुक में मिल जाएगा आपको। मेरा पॉइंट समझना बेटा, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा एक और चीज समझो, कई बार हम लोग रिलेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ना करके वेवलेंथ के टर्म्स में करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना याद है, इसलिए मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। एक साइकिल की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ये वर्ड याद है? क्लास 9th में ऐसा कुछ बना हुआ था, एक साइकिल की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं।
या डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल। तो डिस्टेंस हमेशा होता है स्पीड इनटू टाइम। एक साइकिल का टाइम कितना होता है? टी सेकेंड। और 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये याद है आपको? तो आप बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? v/f हो जाएगी। v इज द स्पीड ऑफ द वेव। अब बताओ कितनी स्पीड होती है लाइट वेव की? अगर आपको नहीं पता है, कोई भी रेडिएशन जो जैसे सन 1 से निकल रहा है, या इवन आपको नहीं पता, आपकी बॉडी जब गर्म रहती है ना, नॉर्मली हम गर्म रहते हैं तो हमारे शरीर से लगातार रेडिएशन निकलती रहती है। अगर आप इंफ्रारेड विजन से अपने आप को देखोगे तो आप लाल लाल दिखोगे और एनर्जी रेडिएट करते दिखोगे, छोड़ते हुए। तो वो भी लाइट की स्पीड से निकलती है। तो यहाँ लाइट की स्पीड हो जाती है सी आप जानते हो 3 लगभग इतनी होती है। एक्चुअल में वो 2.9999 समथिंग होती है, पर 3 × 10⁸ मान लो। बेटा ये रिलेशन आप याद कर लोगे क्या? क्या ये रिलेशन याद हो जाएगा? ये हमेशा ट्रू रहेगा। Yes, sir. बेटा देखो, ऑब्जर्वेशन आपको महान बनाती है, टीचर आपको रास्ता दिखाता है। लैम्डा और एफ है, अगर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो ये कहने की बात है, और बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हो, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो उनके बीच में ग्राफ ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा एंड वाइस वर्सा। मेरी बात समझे? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो लैम्डा घटेगा, या फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे लैम्डा पूछूं, इससे लैम्डा निकालो, तो फ्रीक्वेंसी की जगह c बाई लैम्डा पुट कर दोगे? देखो, फ्रीक्वेंसी विल बी c बाई लैम्डा, तो हमको मिल जाएगा c बाई लैम्डा इक्वल टू W0/h। इससे क्या मिलेगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कई बार वो फ्रीक्वेंसी की भाषा ना बोल के वेवलेंथ की भाषा बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं तो इस फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, अगर मैं आपको वेवलेंथ दे रहा हूं तो इस फॉर्मूले से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि c 3 × 10⁸ होता है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है hc/W0, एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। याद हो गया बेटा? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं लैम्डा थ्रेशोल्ड 200 नैनोमीटर, एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, किसी मेटल के लिए लैम्डा थ्रेशोल्ड इतना है, तो अगर जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ 205 नैनोमीटर है, तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ बेटा। सर दिखाएगी। नहीं बेटा, उल्टा होता है। देखो, एक चीज समझो, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटती है। अगर मैंने वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऊपर लिया है, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी वाला है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी बेटा। एनर्जी ऑफ द वेव इज HF। हाइयर द फ्रीक्वेंसी, हाइयर द एनर्जी। अगर मैं हाई वेवलेंथ ले रहा हूं, दैट मीन्स हाई वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी। मतलब जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो ऐसे सोचना, ये थ्रेशोल्ड है, तो इससे ऊपर वाले पे, इन सब पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और यहां पे फोटो इफेक्ट नहीं होगा। समझ गए? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहां होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो यहां नहीं होगा। ठीक है? लेकिन जब मैं वेवलेंथ की बात करता हूं, मैं इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग बस आपको c/f ही करना है, इससे आप एक करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हो। अगर मैं हाइयर वेवलेंथ लेता हूँ, हाइयर वेवलेंथ, मैं अगर लैम्डा को बड़ा लेता हूँ, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हाई वेवलेंथ मतलब लो एनर्जी। क्या बेटा मेरी बात आप समझ गए? अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इतना नोट कर लिया बेटा आपने? नोट सर एक मिनट। नोट डाउन आराम से करो बेटा। सर पीछे वाला स्लाइड भी थोड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अब आराम से देखो। बेटा आपको जो वर्ड नहीं समझ आ रहा है, देखो बेटा मैं सिर्फ एक चीज बताऊं, मुझे आप लोगों से
11th में सिर्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट चाहिए। बेटा कोई भी 6 महीना जब आप टीचर की पूरी बात समझ जाते हो, वो आपको उस दिन लाके डॉक्टर या आईआईटीएन बना देता है। सिर्फ 6 महीने। लेकिन वो 6 महीने के लायक बनने के लिए आपको अनंत लेवल पे फेथ दिखाना पड़ेगा। आपको माँ बाप के पीठ पीछे भी, टीचर की पीठ पीछे भी वही काम करने होंगे जो आप अभी सोच रहे हो क्लास के बीच में कि सर हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं, हम ईमानदार हैं। वही काम आपको उनके बैक में करना पड़ेगा। और मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ बेटा, यू ओ ए टीचर, एवरी टीचर हु टीचर्स यू, अगर वो आपको 1.5 घंटा या 1 घंटा पढ़ाता है तो एटलीस्ट 4 टाइम्स वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि घर पे आप उतना पढ़ोगे। अब खुद ही सोच लो ना बेटा, अगर मैं हफ्ते में आपसे 3 घंटे की क्लास ले रहा हूँ या 4 घंटे की क्लास ले रहा हूँ या कैसे भी आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं आपसे पलट के 4 गुना मांगता हूँ। क्या आप उतना दे पा रहे हो? नहीं दे रहे हो तो बेटा वो स्टेमिना डेवलप करो। बेटा हम आगे बढ़े, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब होता क्या है, हमने क्या देखा, ये इक्वेशन है, आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन करती है प्लस बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देती है। और ये मास किसका है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। ठीक है सर। हाँ बेटा बताओ। सर इधर आपने जो क्या है लैम्बडा लैम्बडा थ्रेशोल्ड, सर ये लास्ट फीचर। हाँ हाँ ये वाला बेटा, ये नहीं समझ आया? हाँ सर वही वाला। अच्छा मैं बताता हूँ बेटा, देखो एक चीज सिंपल सी देखो, लैम्डा और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जुड़े रहते हैं। किसी भी वेव के लिए लैम्डा इंटू एफ उसकी वेव की स्पीड के बराबर है। लाइट वेव अगर आती है तो उसकी स्पीड ये होती है सी। तो अगर लैम्डा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो इस फ्रीक्वेंसी का कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा यहां होगा और इस फ्रीक्वेंसी का कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा यहां होगा। आप मेरी बात समझ गए? एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। यू विल गिव हायर फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन से ज्यादा की एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वरना नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए? बेटा आपको ये बात समझ आई? एक्चुअली में उल्टा हो जाता है, जहां हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहां लो वेवलेंथ होती है। हाँ सर। तो जस्ट उल्टा बोल देना है। इट्स जस्ट लाइक मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूँ कि समझो ये पढ़ाई है और ये शरारत है। जो ज्यादा पढ़ेगा वो कम शरारत करेगा, कम शरारत वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। बात समझ गए? वो एक दूसरे के उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बेटा ये मेन फंडामेंटल इक्वेशन आई, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो, ये एक एनर्जी पैकेट या फोटोन की एनर्जी है। ऐसे फील किया करो, एक पैकेट आया। बेटा एक्चुअली में होता क्या है, किसी मेटल सरफेस पे एट ए टाइम खूब सारे पैकेट गिर रहे होते हैं। लेट अस सपोज मैं तुम्हें एक इमेज दिखाता हूँ, खूब सारे बेटा मैं बना तो नहीं सकता लाइट को, बट खूब सारे पैकेट एक जगह गिर रहे हैं। हर पैकेट की एनर्जी HF है। तो टेक्निकली जब मैं ये पैकेट्स को बढ़ाता हूं, मैं कहता हूं मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं। या ये सोचो, अगर लाइट में ज्यादा बीम मतलब बीम मोटी होगी तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ये वर्ड समझ आया? इफ एनीवन इज टेलिंग यू कि इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी का जनरल मतलब होता है नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ाना या लाइट रेस का नंबर बढ़ाना। और इंटेंसिटी एक्चुअली में होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मेरी बात समझ गए? अगर एरिया फिक्स है मेटल का और पर सेकंड आना फिक्स है, क्योंकि लाइट की स्पीड फिक्स होती है, तो हम सिर्फ HF, बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखना। इंटेंसिटी को हम ऐसे लिखते हैं N इंटू HF। HF एक पैकेट की एनर्जी है, N नंबर ऑफ पैकेट्स फॉलिंग पर सेकंड है, नंबर ऑफ photons falling per second, photons falling on the metal per second by area। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया गिर रही है। अब आप बोलोगे सर टाइम कहाँ गया, क्योंकि आपने बोला था एनर्जी पर सर यूनिट। वो HF क्या है उसमें? HF बेटा एक पैकेट की एनर्जी। ऐसे सोचो ना कि यहाँ पे आपका मेटल है और ये पैकेट गिर रहे हैं, दनादन पैकेट गिर रहे हैं, दनादन पैकेट गिर रहे हैं। हर पैकेट की एनर्जी HF है।
तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, n इंटू एच एफ, समझ गए, और n पैकेट्स पर सेकंड गिर रहे हैं, तो इसलिए टाइम की जरूरत नहीं है, एनर्जी पर सेकंड इज NHF। क्या आप मेरी बात समझ गए? बस नीचे एरिया लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ द मेटल। तो अगर सिंपल से आपसे कोई बोल रहा है ना कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो जनरली 99% का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं फॉलिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्योंकि जनरली लाइट तो चेंज करने जाओगे नहीं बेटा, हर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो आप लाइट जनरली चेंज नहीं करते हो बेटा। सपोज आई सेड कि हाँ बेटा इंटेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब सोचो ज्यादा लाइट रे गिर रही है, ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, ये बात समझ आ गई? आओ बेटा इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। अब बेटा मैं आपको कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन या ग्राफ बनवाऊंगा, और इस आपको ये एक चीज मुझे थोड़ा सा बताओ, आप बेटा लैंग्वेज से डरते तो नहीं हो ना? HF भी एनर्जी है, एनर्जी हमेशा बेसिक डायमेंशन समझा करो। कई बार लिखते लिखते मैं आपको एनर्जी की यूनिट जूल छोड़ के, बेटा आप इतना जानते हो ना एनर्जी की यूनिट जूल होती है, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज करूंगा। आप जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट देगा। क्यों बेटा? ये भी एनर्जी होता है। कैसे? आप एनर्जी को कैसे जानते हो बेटा? अलग अलग फॉर्मूले, एक फॉर्मूला याद है क्लास 10th में पढ़ा था, वर्क डन, वो भी एनर्जी होता है, याद है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, याद है या क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी सेकंड पर। Yes, sir. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोलूं, चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है बताओ? मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की इतनी होती है, और 1 वोल्ट ले लूं तो मुझे ये जो मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं C और V को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं अगर कूलम्ब को वोल्ट से, कूलम्ब मल्टीप्लाई बाई वोल्ट, मुझे ये जूल ही मिलेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट C और V मतलब जूल हो गया, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या आपको समझ आ गया? ये भी यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी। हम लोग बस कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भाषा यूज करेंगे जब जब हम मॉडर्न फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ेंगे। नोट कर लिया Yes, sir. बेटा? टेक योर टाइम। देखो मैं आप लोगों को समझाते वक्त कई बार ऐसे ऐसे बना रहा होता हूँ, मुझे फोकस करवाना होता है, क्योंकि एक टीचर वही आपके भले का है जो जहां स्ट्रेस दे और आपको वहां पे दिमाग अलर्ट हो जाए। मैं बेटा आपको बता रहा हूँ, आपको हेडिंग डाल डाल के करना है, मैं आपको बताते बताते मुंह माया में ऐसा ऐसा लिखने लगता हूँ, बट आपको नोट्स बनाते वक्त बिल्कुल अच्छे से बनाना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी, और उसकी वैल्यू कन्वर्जन ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच जूल। अच्छे से बनाना बेटा, बना लिया? Yes, sir. अब बेटा आओ देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है। एक सेटअप देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं, हम करंट देखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी को आंख से दिखता है क्या बेटा? तुमको इलेक्ट्रॉन कूदते दिखेगा क्या कि सर पता है लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन कूदा? मेरे को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। तो क्या किया जाए? गैल्वेनोमीटर को दिखता है बेटा, गैल्वेनोमीटर धीरे से बता देता है कि कितना करंट जा रहा है। तो हमने एक सेटअप बनाया, ध्यान से सेटअप सोचना बेटा। अरे मतलब सिंपली हमने 2 प्लेट्स लिए और जानबूझ के उन प्लेट्स के अक्रॉस बैटरी लगा दी। पूरी भावनाओं को अच्छे से समझना बेटा। 2 प्लेट्स हैं, बैटरी लगा दी, ठीक है? बात समझ पा रहे हो बेटा? सोर्स से, और ये ट्यूब को बेटा ऐसा बनाया कि लाइट तो एंटर कर जाए पर ये वैक्यूम की तरह हो। यहां से हमने लाइट एंटर कराई एच न्यू, और ये लाइट जाके सीधे मेटल पे लगी। अब बताओ मेटल से क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे याद रखना, इसको थोड़ा पॉजिटिव कर दो, बड़ा कर दो। रुको एक सेकंड में बेटा, ये बड़ा सा सिंबल मतलब पॉजिटिव ये साइड रहेगी और ये साइड नेगेटिव। अब सुनना, मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है। जो भी चीज पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसको एनोड बोलते हैं, ठीक है बेटा? और जो नेगेटिव से कनेक्ट होती है उसको कैथोड बोलते हैं। हम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख रहे हैं कि एक्चुअली में हमें कैसे पता चले करंट बहा, ठीक है बेटा? सुनो, यहाँ पे लगा दो छोटा सा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैन रीड स्मॉल करंट, कैन रीड छोटा करंट,
अब होता क्या है, लेट द लाइट फॉल, लाइट आई लाइट आई लाइट आई लाइट आई, भड़ाम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो भी एनर्जेटिक स्पीड वाला। ये प्लस बोलता है देखो मैं प्लस से कनेक्टेड हूँ, तुम नेगेटिव हो, मेरे पास आओ। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे खूब सारे जाने लगते हैं, हमको एक करंट दिखता है। मेरी बात समझ गए? देयर इज अ वेरी स्मॉल माइक्रो लेवल ऑफ करंट, माइक्रो एम्पेयर में एक करंट बहने लगता है, माइक्रो या नैनो एम्पेयर में। क्योंकि हमें बस एक्सपेरिमेंट से ये रियलाइज करना होता है कि भाई लाइट कैन कॉज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो बिकॉज ऑफ कोलिजन। क्या आपको सेटअप समझ आ गया बेटा? ठीक है बेटा। अब ये आप बोलोगे सर ये क्या ये सब बना रखा है? बेटा एक्चुअली वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन किसी और चीज से टकरा ना जाए, आपको वो मिले, लाइट मिले, हमारा एक्सपेरिमेंट हो सके, मतलब सॉरी करंट मिले और हमारा एक्सपेरिमेंट हो सके। क्या ये सेटअप नोट कर लिया बेटा? और ये ग्लास का बना होता है बेटा, ग्लास चैम्बर होता है। और ये वाली प्लेट जानबूझ के ऐसी बनाई जाती है, ये फोटोसेंसिटिव या वो मेटल्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन चंचल होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है फोटोसेंसिटिव प्लेट। सेंसिटिव प्लेट नोट कर लिया यहां तक? बेटा देखो इससे पहले मैंने जो आपको बताया वो फीलिंग वाइज कि मेटल है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन जंप किया। अब मुझे आंख से तो दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे सेटअप बनाना पड़ता है। तो बस ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है टू ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू ऑब्जर्व। बेटा मुझे बता दो आपने नोट कर लिया कि नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक। सर एक मिनट। हाँ टेक योर टाइम, जो पॉइंट ना समझ आए मुझे बोल देना कि सर गैलोमीटर क्यों लगाया, सर यहाँ प्लस क्यों रखा। अरे प्लस नहीं रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन आएंगे थोड़ी ना ज्यादा, हो सकता है उनको लो एनर्जी मिली हो। ये लालच है ताकि करंट बहे। लाइट नहीं तो करंट नहीं, तब इलेक्ट्रॉन जब छूटेगा ही नहीं तब ये प्लस नहीं बुला पाता। बात समझे बेटा? आओ अब इसमें नए नए फॉर्मूले और ग्राफ बनाते हैं, बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, सिंपल सुंदर टिकाऊ टॉपिक। स्टार्ट करें? बेटा मुझे बता दिया करो कि आप लोग नोट कर चुके हो। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो जो इलेक्ट्रॉन वो फ्लो कर रहे हैं। हाँ बेटा हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, एनोड के पास जा रहे हैं बेटा। यस सर नोट हो गया। ठीक है, चलो अब ऐसा सोचो कि सर ठीक है, एक बच्चे ने बोला अरे सर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लाइट रे बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो सर ने तुमको बताया है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उखाड़ता है, तो दो फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को उखाड़ेगा? दो को। ये बात समझ आ गई? तो अब बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर इस ग्राफ को बताइए कैसा बनेगा, अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या आप लिख लेना इंटेंसिटी वरना बाद में आई को करंट ही लिख लोगे नोट्स में, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो लाइट उसी प्रोपोर्शन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन का करंट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है, फोटो करंट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है, मतलब स्ट्रेट लाइन। क्या आप बात समझ गए? स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा। ये ग्राफ नोट कर लिया? फोटो इलेक्ट्रिक rises directly proportional to the intensity of the light falling. Higher the number of photons, higher amount of electron will be ejected from the metal surface. बेटा ये नोट हुआ? यस सर। अब एक काम करते हैं, हम लोग ने जो सेटअप बनाया था, बेटा मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ, ट्यूब व्यूब नहीं बना रहा, उस सेटअप में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव रखता हूँ पोटेंशियल, उल्टा कर देता हूँ। देखो उस वाले सेटअप में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, याद आया? यस सर। अब क्या होता है, इससे लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब ये उसको उल्टा बोलता है, अबे मैं प्लस हूँ, वहां नेगेटिव है, नेगेटिव बोलता है मेरे पास मत आना, तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव। बेटा आपको इतना तो याद होगा ना कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। ये नेगेटिव पहले ही उसको रिपेल करके भगा देता है। मेरी बात समझे? HNU ने बोला हे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके भागो, बट इसके नेगेटिव ने बोल दिया रुको। पर बेटा मान लो ये पोटेंशियल छोटा हो, स्मॉल, तब ये चार्ज भी छोटा होगा नेगेटिव में, तब ये रोक नहीं पाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? सर हाँ बेटा बताओ। सर वो रिपेल होके फिर से अंदर चला जाएगा? हाँ बेटा रिटर्न हो जाएगा ना, वापस आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस एक जिस टाइम पे हम इतना पोटेंशियल दे देते हैं कि इसका प्लस इतना स्ट्रांग हो जाता है और ये माइनस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन बस ऐसे हो जाए, बाहर जा ही ना पाए, रुक जाए वहीं पे। बेटा देखो सोचो, तुम इतना सारा HNU लेके आए थे, इतना सारा HNU लेके आए थे कि तुमने वर्क फंक्शन भी कराया, तुमने काइनेटिक एनर्जी भी दी खूब सारी, बट ये काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था, बट इसके पॉजिटिव ने और इसके नेगेटिव ने उसको बोला दोस्त वापस लौट जा। मेरी बात समझे? इस बार हम लोग थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी भी लेके आए हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा है क्योंकि हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी है। तो इस उल्टी पोलैरिटी लगाने को, जहां हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ना बहे, मतलब करंट ना बहे, तो हम इसको पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी निकालोगे कैसे कि कितना पोटेंशियल दें कि इलेक्ट्रॉन बहे ना? नोट कर लिया टर्म बेटा? नोट किया? बेटा आपको ये नोट हुआ? एक मिनट सर, बस रुकिए। ठीक है आराम से नोट कर लो बेटा। देखो मैं फिर आपको समझाता हूँ होता क्या है, कुछ भी नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम ये बोल दें कि दोस्त तुम्हारे को वर्क फंक्शन करके मैंने मेटल से निकलवा दिया है, अब तुम्हारे पास जो एनर्जी बची है उसको लेके नेगेटिव प्लेट पे जाओ। वो बोलेगा यार मन तो मेरा है जाने का क्योंकि मुझे एनर्जी मिली है, बट सामने नेगेटिव बैठा है और पीछे पॉजिटिव बैठा है। अब इलेक्ट्रॉन से पूछो, जाना उसको वेलोसिटी इधर है, पर लोग ऐसे बुला रहे हैं, ऐसे जाओ। ये बात समझ आई? फिर से एक पिक्चर देख लो साफ डायग्राम में। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम यहाँ पे पॉजिटिव रख देते हैं, यहाँ नेगेटिव रख देते हैं। अब जो HNU आया है वो अपना काम करता है। HNU विल प्रोवाइड वर्क फंक्शन प्लस KMax या काइनेटिक एनर्जी। वो KMax लेके ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, बट ये माइनस और प्लस उससे बोलते हैं दोस्त तुम्हारी इच्छा ऐसे जाने की है और हमारी इच्छा तुम्हें ऐसे भेजने की है। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बट ये प्लस और माइनस कैसे बनेगा? जब एक बैटरी ऐसे कनेक्ट होगी, तो जितने पोटेंशियल देने पे ये स्टॉप हो जाता है उस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अगर आप डायग्राम क्लियर है तो मैं थ्योरी समझा दूं, मतलब मैथमेटिकली लिख दूं बेटा? बेटा बात समझ आ गई? यस सर। तो बेटा एक काम करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि लेट अस से कि इसके पास KMax एनर्जी थी और अगर यहाँ पहुंचने से पहले उसकी एनर्जी 0 हो जाए, 0, तो वो वापस लौट जाएगा। अगर उसके पास स्पीड बची तो पहुंच जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है? इसको जस्ट पहुंचने से रोकता है। इससे बड़ा लगाओगे तो भी वापस आ जाएगा, यहीं से वापस आ जाएगा। मैं बस चाहता हूं कि नेगेटिव तक ना पहुंचे, तो करंट ना बहे, क्योंकि एक बार लूप बन गई तो करंट बह जाएगा और मैं चाहता हूं देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उस केस में मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाता हूं और वो तब होता है कि जब मैं बोलूं कि इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाना चाहता है, वो सारी काइनेटिक एनर्जी बैटरी के वर्क डन से कैंसिल हो जाए। बैटरी कैसे फोर्स लगा रहा है? उल्टा, ऐसे फोर्स लगा रहा है। बैटरी कितना वर्क डन कराएगा एक चार्ज पे? बेटा तुम कितने पोटेंशियल डिफरेंस से जा रहे हो? V वोल्ट के। देखो ये अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो तुमको यहां से यहां जाने के लिए V वोल्टेज को उल्टा जाना पड़ेगा। बैटरी या किसी भी चार्ज के वर्क डन हम निकालते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अगर KMax को कैंसिल कर दे तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच के स्पीड 0 कर देगा, जस्ट पहुंच के, और फिर वो अपने आप पीछे चला जाएगा। मेरी बात समझे?
तो हमारा आंसर आता है अगर हम लोग इतना वर्क डन करें उस इलेक्ट्रॉन पे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए। इसी को आगे चल के वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से पढ़ाते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द बॉडी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम चाहते हैं यहाँ पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, तो मैं ऐसे लिखूंगा 0 माइनस, बेटा चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले किसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, के मैक्स, और वो किसके बराबर हो जाए, वर्क डन के। वर्क डन कौन कर रहा है, ओनली बैटरी। तो ये इक्वेशन आती है। अब डोंट वरी बेटा, हमारा जो फोर्स है बाय द बैटरी वो आपके मोशन के उल्टा है, तो ये वर्क डन भी नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है। वही मैंने सिर्फ डायरेक्टली लिख दिया, हिंदी में समझा दिया या बेसिक लैंग्वेज में कि उसके पास एनर्जी थी, बैटरी ने उल्टा फोर्स लगा के कैंसिल कर दी। ये बात समझ आ गई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाती है, के मैक्स बाई इलेक्ट्री। यहां तक समझ आया, देख लो बेटा, कोई डाउट। बेटा ये नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है बेटा सारी चीजें। देखो अगर तुम मैथमेटिकली फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाओगे बेटा प्रॉब्लम होगी। आपको हर चीज सोचना चाहिए कि सर ने बोला है H इंटू एफ एनर्जी होती है, सर ने फिर बोला कोई भी ये वेव चलेगी तो वो हमेशा ये रिलेशन फॉलो करेगी। फिर तीसरा तुम्हें लगाया कि HF जो फ्रीक्वेंसी लेके हम एनर्जी लेके हम आते हैं वो वर्क फंक्शन प्लस उसमें खर्च होती है काइनेटिक एनर्जी देने में। चौथा रिलेशन अभी हमने लिखा कि हम लोग उस काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बाय द बैटरी से रोक सकते हैं, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के मैक्स बाई ई। क्या यहां तक तुम लोग साथ में हो बेटा? Yes. ठीक है बेटा, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, चलो हम लोग इक्वेशन में के मैक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से के मैक्स निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, एच एफ माइनस डब्ल्यू नॉट आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जब न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, एच एफ मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन एनर्जी ऑफ द लाइट माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल अपॉन ई। ये लाइन नोट कर ली बेटा, देख लो। अब एक ग्राफ बनाएंगे, आओ चलो बनाते हैं बेटा। हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे। अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिखूं वी एस इक्वल टू एच बाई ई, ये सिंपली इलेक्ट्रॉन है बेटा और कुछ नहीं है, एच बाई ई इंटू एफ माइनस ओमेगा नॉट, मतलब वर्क, ओमेगा नहीं बेटा, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट बाई, यहाँ तक तुम लोग साथ में हो। और इसको बोलूँ ये वाई है, ये एम है, ये एक्स है और ये माइनस सी है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ऐसा बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, देख पा रहे हो बेटा। जब तक एच, मेरे को पता है एच बाई ई पॉजिटिव है, मुझे माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई को सी कहते हैं, ये सी बनता है, ये एंगल का टेन थीटा एम बनता है, और यहां मैं लिखता हूं वाई और यहां मैं लिखता हूं एक्स। तो अब तुम बताओ इस ग्राफ की एनालॉजी से तुम क्या समझे। अगर मैं कभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, जहां पे अगर मुझे मान लो ये 0.4 दिया है, ऐसे 0.4 दिया है नेगेटिव में -0.4, तो -0.4 देख के मैं सीधे क्या बता दूंगा, वर्क फंक्शन। क्या तुम मेरी बात समझ गए? मैं -0.4 को ऐसे इक्वेट कर लेता कि सर ये सी है, यानी ये इक्वल टू है ओमेगा नॉट बाई डब्ल्यू नॉट बाई ई के। और अगर मुझे ये एंगल दिया रहता 10 थीटा तो मैं ऐसे ही बोल देता सर ये एच बाई ई है। क्या तुम मेरी बात समझ गए? और सिंपली एच बाई ई ये डिनोट कर, अच्छा तुम्हें नहीं लगता एच बाई ई दुनिया के हर एक वेव के लिए कांस्टेंट होगा? क्योंकि एच किसी भी लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। तो चाहे तुम मेटल पे मेटल बदलते जाओ, हर बार स्लोप वही होगा, सिर्फ क्या बदलेगा, वर्क फंक्शन। क्या तुम मेरी बात समझ गए? मेटल 1 हो चाहे मेटल 2 हो चाहे मेटल 3 हो, सबका एंगल एक है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 विल बी। सर हाँ बेटा बताओ। सर ग्राफ और एक बार थोड़ा समझा देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, एक्चुअली मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप लोग को ये ग्राफ, ये सब स्ट्रेट लाइन, ये सब तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना बेटा। अगर हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
इसको इंटरसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, किसके साथ में, वाई एक्सिस के साथ में। और बेटा मैं तुम लोगों से बोलता हूँ ना, कभी भी ना खुद से सोचो, ऐसे लाइक सर वाई 0 पुट कर दे तो क्या होगा, बेटा वाई यहाँ 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, सी इक्वल टू माइनस एम एक्स। क्या तुम्हें मेरी बात समझे, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अगर हम लोग वाई 0 पुट करते थे, अच्छा हम लोग सर एक्स 0 पुट कर दे तो, एक्स 0 पुट कर दो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू सी। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं तो जो भी y की वैल्यू होगी वही c होगी। मेरी बात अब समझ आई? इसलिए यस सर। x 0 पे जो भी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू हुई, और ये स्लोप हमारा tan थीटा हमारा इसका m होता है, ये जो m है ना वो स्लोप होता है बेटा, ठीक है। अगर उस इक्वेशन में मुझे दिया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो h बाई ई इंटू एफ, तो मैंने इससे कंपेयर कर लिया, ये बनेगा मेरा m और ये बनेगा मेरा x। उन्होंने फिर लिखा है कि ये वो था आपका वर्क फंक्शन बाई ई, तो अब माइनस है। अगर मेरा देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट करूं तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई ई, वही मैंने ग्राफ में बना दिया। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊंगा और फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करूंगा, मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन पे रहूंगा, तो मुझे मिल रहा है माइनस ओमेगा नॉट, मतलब माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, दैट इज ये वाली वैल्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई। एक बार और सुन लो, पूछ लो, दोबारा समझ लो, ये इंटरसेप्ट कहलाता है बेटा, इंटरसेप्ट कि लाइन वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है। बेटा बात समझ आ गई? अगर आप सारी दुनिया के सारे मेटल ले लो, सबका एच बाई ई सेम होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सबका स्लोप सेम होगा और सबका वर्क फंक्शन, बेटा सब मेटल के लिए न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन से बांध के रखना अलग अलग होगा। जब ये फोर्स अलग है तो वर्क फंक्शन, उसको तोड़ने की एनर्जी भी अलग अलग है। मेरी बात समझ गए? तुम ग्राफ देख के ही बता सकते हो कि क्या हमारी वर्क फंक्शन है, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड, ठीक है, मतलब क्या हमारी इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है, सॉरी। समझ गए बेटा? क्या ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को और अच्छे से बता देता हूँ। सपोज स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मैंने दो लाइन ऐसे बना दी, ऐसे आपको पता है ये ग्राफ नीचे ऐसे जाएगा डॉटेड वे में, और आप निकाल सकते हो दोनों मेटल का, ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, देख पा रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहता हूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा तुम बताओ? मैं अगर इनकमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना बेटा? क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरा मेटल फिक्स है, मेरा मेटल सेम है, अगर सेम मेटल है, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहूंगा तो ये इंटरसेप्ट वही बनेगा। मेरी बात समझ गए बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे आए बेटा। यस सर। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मेरी बात समझ लेना, ये जो हमने ट्यूब बनाया था, जब मैं ऐसे रखा था तो मैं बोला था कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह काम करेगा। जब मैंने ऐसे रखा था तब मैंने बोला था कि बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को पुश करेगा। याद आया? तो इसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता था और इसमें हम नहीं चाहते, तो नो करंट, या यहाँ पे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लौट आए, लाइट इस पे गिरे पर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए। तो तुम देख पा रहे हो कि इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग, मतलब पोलैरिटी अलग है, ये यहाँ पॉजिटिव है, वो उल्टे डायरेक्शन में पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ आ गई? बेटा देखो, अगर मैं इसको +10 बोल रहा हूँ तो मुझे इसको -10 बोलना पड़ेगा। जिसको भी मैं +10 बोलूंगा पोलैरिटी दूसरे वाले की उल्टी बोलनी पड़ेगी। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोकता है इसको हम बोलते हैं प्रोमोटिंग
जो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो। बेटा ये है फोटो करंट। फोटो करंट ग्राफ अच्छे से देखना किसके बीच में बन रहा है, फोटो करंट एंड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बन रहा है। पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं, देखो मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ, ये मेरा पॉजिटिव है क्योंकि मैं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, तो मुझे क्या मिलता है कि देखो ग्राफ की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? इस पोटेंशियल पे जीरो करंट आता है, देख पा रहे हो, नो करंट। अब एक्स एक्सिस पे हो मतलब नो करंट। नोट किया बेटा? इसको माइनस वी एस या वी एस बोल दोगे, और ये आपका फोटो करंट की वैल्यू होती है अगर आप पोटेंशियल देते हो। बेटा बोलोगे सर हाई पोटेंशियल पे हाई करंट क्यों नहीं बहता, ये लीनियरली क्यों नहीं जा रहा है? इमेजिन करो ना बेटा, देखो जब तक लाइट ज्यादा नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन उखाड़ेगी नहीं, तो वैक्यूम में कौन सा करंट बह जाएगा? मेरी बात समझे? बैटरी को कोई, बेटा क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना, बच्चा पढ़ता नहीं है तो उससे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा दोस्तों ये बताओ कि अगर मैं इस 10 वोल्ट को 20 वोल्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा फोटो करंट पे? आंसर है कुछ नहीं। मेरी बात समझे? अगर मैं इसको 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट भी कर दूंगा, अगर मैंने लाइट को चेंज नहीं किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे। क्या ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे बेटा, वो नंबर ऑफ फोटोन पे ही डिपेंड कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो हमेशा फोटो करंट ज्यादा बहेगा। मतलब अगर मैंने फोटो करंट को देखा और इंटेंसिटी, नंबर ऑफ लाइट रे बढ़ाया, नंबर ऑफ लाइट रे मतलब मोर इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, और ज्यादा करंट बहेगा। तो उसके लिए, लेकिन बेटा याद रखना इंटेंसिटी डजंट मीन कि आप, देखो इंटेंसिटी में हमने लिखा था NHF, मैं एन बढ़ा रहा हूं सिर्फ, तो एन बढ़ाने से एक फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम लोग देख लो, इसमें कहीं भी इंटेंसिटी वाला वर्ड नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और वर्क फंक्शन में मतलब इसमें कोई इंटेंसिटी एन नहीं आता है। ये देख पा रहे हो? तो भले मैं लाइट की 100 लाइट रे गिराऊं या 5 करोड़ लाइट रे गिराऊं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम रहेगा। यानी अलग अलग इंटेंसिटीज पे मुझे अलग अलग फोटो करंट तो मिल सकता है। देखो मान लो मैंने I3 को हाई इंटेंसिटी बोला, I2 को थोड़ी लो बोला, I1 को थोड़ा और लो बोला, और ये स्टॉपिंग, ये पोटेंशियल हुआ। बेटा ग्राफ बना लोगे सबका, अगर सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या ये बात समझ गए? कोई डाउट बेटा? देख लो। नो। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा वेरिएशन किया। मैं बोला नहीं, अब मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेजूंगा। ये मेरा मेटल सरफेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने दिमाग में सोचो। मैं बोल रहा हूँ अब मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी, कभी F1 का भेजूंगा, कभी F2 का भेजूंगा, F3 का, मतलब HF1 आएगा, HF2 आएगा, HF3 आएगा, और सबका N1 N2 N3 भी अलग अलग होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग। बात समझ गए? अब मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर से फोटो करंट और पोटेंशियल में, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये रहा मेरा फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब सिंपली सा बेटा, ये रखा मैंने ऐसे, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन बहे ऐसे वाले पे। फोटो करंट में मैं देखता हूं, अगर मैं पोटेंशियल के साथ ग्राफ बना रहा हूं, पोटेंशियल के साथ, इसकी बैटरी के पोटेंशियल के साथ, तो मैं ये देखता हूं कि चाहे मैं, अच्छा ये बताओ, अगर ये सारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ी हैं तो एक फोटोन कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है।
अगर मैंने N1 N2 N3 सेम ले लिए, सेम, तो ये भी 500 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी 500 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी 500 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर F1 F2 F3 ऑल आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझे? तो कभी भी अगर मैं सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाते रहूं, मेरी बात समझना बेटा, अगर मैं मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाता रहूं और इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेम रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका फोटो करंट सबके लिए सेम होगा। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो? F1 के लिए भी वही करंट है, F2 के लिए भी वही करंट है, F3 के लिए भी वही करंट है, अगर तीनों का नंबर सेम है। अंतर किस में आ जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी से क्या चेंज होगा बताओ? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था, मुझे बताओ, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखता हूं तो वो h/e इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही बड़ा होगा। ये बात समझ गए? तो अलग अलग नंबर ऑफ फोटॉन्स लेने से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेने से F1 का, अगर मान लो मैं कहता हूं F3 का फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है, तो मुझे ये पैटर्न दिखेगा, ये F3 के लिए, ये F2 के लिए और ये F1 के लिए। क्या ये बात समझ गए बेटा? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा। V3 माइनस लिख लेना और S बना लेना, V3S लिख लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 3 माइनस V2S माइनस V1S। बेटा ये बात क्लियर हो गई तुम्हें? बेटा यहां तक तुमने ग्राफ्स पढ़ लिए हैं सारे, ठीक है? अब हम चाहें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में वी विल डू, हमने इस क्लास में वेव को पार्टिकल की तरह बिहेव करते देखा, अगली क्लास में हम पार्टिकल को वेव की तरह बिहेव करते हुए देखेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक के कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे बेटा। तो प्लीज लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, हम लोग इसी चीज को करेंगे, ठीक है बेटा? मैं लेक्चर क्लोज करूं?